हेलो बच्चों, एग्जाम की तैयारी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम एमसीक्यूज को लेके परेशान हो? 10th क्लास के एमसीक्यूज बिल्कुल। तो मैं बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर मैं पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज लेके आया हूं बच्चों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे एमसीक्यूज एक ही वीडियो के अंदर ले आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहा हूं लास्ट चैप्टर से। कहां से? लास्ट चैप्टर मींस प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। तो प्यारे बच्चों याद रखना, एक भी एमसीक्यूज तुम्हारा नहीं छूटने वाला है एग्जाम का। पूरे 20 मार्क्स कंफर्म करने जा रहा हूं, एक भी एमसीक्यूज नहीं छूटने दूंगा। सबसे बड़ी खासियत समझते हो बच्चों, एमसीक्यूज से क्या फायदा मिलेगा? पूरे मैथ का रिवीजन होने वाला है बेटा इसके अंदर। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। बच्चों, एक कॉइन को 4 बार फेंका जाता है, तो बताओ टोटल कितने आउटकम बनेंगे? तो सोचो बेटा, मैं बताता हूं। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक कॉइन को इतनी बार टॉस किया जा रहा है, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है 2n। मतलब n क्या है या कि कॉइन को कितनी बार फेंका जा रहा है। अगर कॉइन को एक बार फेंका जा रहा है तो 2 की पावर 1 बनेगा, यानी कि 2 बनेंगे बच्चों। अगर कॉइन को 2 बार फेंका जा रहा है तो 2 की पावर 2 बनेंगे, मतलब 4 बनेंगे बेटा। अगर कॉइन को 3 बार फेंका जा रहा है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर कर पा रहे हो बात पर? कॉइन को जितनी बार टॉस करना है उतने ही पावर में लगाना है। तो प्यारे बच्चों याद रखना इस बात को, कॉइन को 4 बार टॉस कर रहा है तो 2 की पावर 4 यानी कि बच्चों टोटल 16 कंडीशंस बनेंगी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक डाई को 3 बार टॉस किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? बेटा ध्यान से समझना, डाई पर कितने होते हैं? 6। कॉइन पर 2 होते हैं, हेड और टेल। डाई पर 6 नंबर होते हैं। यहां पर डाई को कितनी बार टॉस कर रहा है? 3 टाइम्स। तो जितनी बार टॉस करे डाई की उतनी पावर ले लो। 2 बार टॉस करे तो 6 की पावर 2, एक बार टॉस करे तो 6 की पावर 1, 4 बार टॉस करे तो 6 की पावर 4, 3 बार टॉस करे तो 6 की पावर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना होगा? 216। तो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा भाई, एमसीक्यू सीधे सीधे मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। तो देखो भाई, नेक्स्ट 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। बच्चों 2 कॉइन फेंके जा रहे हैं, अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता। बच्चों एक बात गौर करो, एमसीक्यूज के अंदर वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो तुम्हारे में 2 मार्क्स 3 मार्क्स इतने में आते हैं बेटा। तो गौर करना, एमसीक्यूज बहुत फायदेमंद होते हैं बेटा। खुद तो 20 मार्क्स देके जाते ही हैं और ये और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाते हैं, इतना ध्यान रखना भाई। तो देखो बेटा, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है? 2 बार। तो मैंने अभी बताया था जितनी बार कॉइन को टॉस करते हैं 2 की पावर उतनी आती है। तो इसका मतलब 4 कंडीशंस बनेंगी। ध्यान से देखना बेटा, वो कौन कौन सी 4 कंडीशन है? या तो दोनों हेड हो सकते हैं, या एक हेड दूसरा टेल हो सकता है, और एक टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल हो सकते हैं। बच्चों मैं बता देता हूं, हिंदी में हेड को चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, कितने क्या कह रहा है वो? एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए। तो मेरी बात सुनना बेटा, अगर एटमोस्ट लगा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में तो तुम्हें क्या करना है? कम से कम लेने हैं। तो वो क्या कह रहा है? अधिक से अधिक मींस एटमोस्ट 1 हेड आए। तो वो कह रहा है अगर तुम हेड ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड लेना। तो इसका मतलब 2 हेड वाला हम नहीं ले सकते, तो इसको नहीं लेंगे। हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। और मैंने क्या बोला था? वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड लेना है, तो कम से कम एक भी नहीं आ रहा है वो भी ले लेंगे। तो टोटल कितने? 3, और अपॉन में कितना बेटा? 4। तो इसका आंसर होगा 3/4। वो ये कह एटमोस्ट लगा दिया तो समझ लेना बेटा, जितना वो कह रहा है उतना लेना है, फिर उससे कम जाना है। और एटलीस्ट लगा दिया, कम से कम जितना वो कह रहा है उतना लेना है, फिर उससे आगे जाना है, ज्यादा से ज्यादा में जाना है। उल्टा चलता है हिसाब। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। बच्चों डबलेट्स को हिंदी में द्विक कहते हैं। ये कह रहा है 2 डाइस फेंके जाते हैं, 2 पासे फेंके जाते हैं बेटा, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डबलेट्स आए, द्विक आए? तो प्यारे बच्चों सुन लो ध्यान से, जब 2 डाइस फेंके जाते हैं
तो 6 की पावर 2 कंडीशंस बनती हैं, यानी कि टोटल 36 बनती हैं। उनमें से मैं बता देता हूं, डबलेट्स का मतलब होता है एक जैसे। उनमें से 6 कंडीशन ऐसी होती हैं जो एक जैसी होती हैं, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 और बच्चों 5 5 और 6 6। समझ में आ रहा होगा? तो बेटा आंसर इसका क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी का सीधा फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी ये बन रहे हैं 6 और अपॉन में टोटल आउटकम, तो 6 अपॉन 36। 6 अपॉन 36 कैंसिल आउट करो, 1 अपॉन 6 चेक करो विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा होगा भाई, अच्छे तरीके से आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले भाई की वीडियो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 कॉइन एक साथ फेंके जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझना, मैं तुम्हें इसको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चन अलग से भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में बन सकता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बेटा कितने कॉइन टॉस किए जा रहे हैं? 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं सॉरी, यहां पर कॉइन टॉस किए जा रहे हैं। कितने प्यारे बच्चों जरा पढ़िए ध्यान से। एक कॉइन को, सॉरी 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए। तो देखो मैं बताता हूं टोटल कितनी कंडीशन बनेगी। तुम्हें पता है टोटल 8 बनेंगी, क्योंकि मैं बात क्लियर कर चुका हूं। जितने कॉइन फेंके जा रहे हैं 2 की पावर उतनी, कॉइन फेंके जा रहे हैं 3 तो 2 की पावर 3, टोटल 8 बनेंगी। वो 8 कौन कौन सी होती है मैं बताता हूं बेटा, कैसे शॉर्ट में पहचानोगे। देखो तुम 4 वाले आराम से लिख लेते हो। 4 वाला लिखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर से हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तुम कहोगे भैया कॉइन को तो 3 बार फेंका जा रहा है, आप क्या कर रहे हो? 2 वाला कंडीशन लिख रहे हो। तो बेटा सुन लो, अब मैंने क्या किया, ये जो 2 वाला कंडीशन होता है जिसमें 4 बनते हैं, वो मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। तो अब शुरुआत के जो 4 है उसमें तो हेड लगा दो भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है क्या बनाने की, सैंपल स्पेस। बाद के 4 में टी लगा दो, बाद के 4 में क्या लगा दो बच्चों? टी। यहां टी लगा दो, यहां टी लगा दो, यहां टी। थोड़ा मैंने छोटा लिखा है बेटा, तुम समझ गए होंगे। टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस बन गई। अब वो क्या कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए। यानी वो कह रहा है बेटा अगर तुम टेल ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल लेना। तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल मतलब उसमें क्या करोगे, कम से कम 1 भी ले सकते हो और 1 भी नहीं वो भी ले सकते हो। तो मींस इसमें केवल ये हट जाएगा बेटा जिसमें 3 आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल लेने, एटमोस्ट 2 टेल्स। तो बच्चों कितने बनेंगे? 7। तो बच्चों याद रखना, छोटी सी जल्दबाजी आंसर गलत टिक लगवा सकती है। तो थोड़ा सा समझ के और साइड में रफ वर्क करके थोड़ा सॉल्व करके टिक लगाना है। और मैं तो करा ही रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में बेटा तुम्हें। और चैप्टर वाइज है रिवीजन, पूरा ध्यान रखना इस बात को। तो आंसर हो गया बच्चों 7/8। तो तुम्हें यहां से इतना क्लियर हो गया होगा। बात करते नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.36, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। जीतने की प्रायिकता दी है बेटा, हिंदी में भी बराबर तरीके से लिख रखे मैंने। कोई भी बोर्ड का बच्चा हमारे चैनल पर आके प्रिपरेशन कर सकता है। तो देखो बच्चों, तो हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब मेरी बात को सुनना बेटा, अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हो, विनिंग की, लूजिंग की बतानी हो, तो 1 में से माइनस कर दो। या जस्ट इसका उल्टा, लूजिंग की दी हो, विनिंग की बतानी हो, तो भी 1 में से माइनस करना है बेटा। तो 1 में से 0.36 माइनस करो भाई, तो कितना बचेगा? 10 में 6 4 और 9 में 3 6, 0.64। तो प्यारे बच्चों विच ऑप्शन इज करेक्ट? भाई लास्ट वाला ही करेक्ट हो गया, डी। हमेशा याद रखना, लूजिंग की है विनिंग की पूछेगा, विनिंग की है लूजिंग की पूछेगा, दोनों ही केस में 1 में से माइनस करना है। नेक्स्ट, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है बेटा। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 कम से कम 1 बार आए? बेटा देखो ये वर्ड एटलीस्ट और एटमोस्ट बहुत मीनिंग है भाई प्रोबेबिलिटी के अंदर। एटलीस्ट कह रहा है कम से कम 5 एक बार आए, तो इसका मतलब बेटा 1 बार तो वो आ ही आए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी आ सकता है, क्योंकि 2 बार फेंका जा रहा है डाइस को। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, टोटल एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, 36 बनेंगे। अब देखो मैं बताता हूं
5 वाली कंडीशंस कितनी बनेंगी? तो देखो 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है। उसकी शर्त यह है कि तुम्हें वो कंडीशन लेनी है जिसमें 5 जरूर हो, कम से कम एक बार 5 जरूर हो बेटा। 4 5 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। तुम कहोगे भैया इसमें तो 2 बार है, मैंने क्या बोला? उसकी शर्त है कम से कम एक बार हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार। मैंने बोला एटलीस्ट में ज्यादा से ज्यादा लेना है और एटमोस्ट में कम से कम लेना है, इस बात को भूलना मत बिल्कुल। और मैं पहली बता रहा हूं बेटा, एमसीक्यूज को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना। इस वीडियो के अंदर सारे लेवल के एमसीक्यूज है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 के 20 एमसीक्यूज तो होंगे ही होंगे, और भी मैथ के और क्वेश्चंस तुम इजीली लगा लोगे बेटा। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखनी है और एक भी एमसीक्यूज नहीं छोड़ना है बेटा तुम्हें। तो 5 5 और बच्चों 6 5। अब 5 वाली कंडीशन 5 1 5 2 5 3 5 4 और बेटा 5 5 नहीं लेंगे क्योंकि हम एक ही बार लिखेंगे उसको। 5 6 काउंट करो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो हो गए बेटा, जितनी बार वो कह रहा है एटलीस्ट 5, और टोटल कितने 36। तो आंसर होगा इसका 11/36। टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल से डिवाइड दिया जाता है प्रोबेबिलिटी में। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन से क्लियर करो सारी बातें, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, 5 की जगह 6 भी आ सकता है, 5 की जगह 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। और जब क्वेश्चन ऐसे बोला है तो याद रखना बेटा, इसका आंसर हमेशा 11/36 ही रहेगा। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर। देखो मैं बताता हूं, जल्दबाजी मत करना आंसर लगाने में। मोस्टली बच्चे कौन सा क्वेश्चन जानते हैं बेटा, कि एक लीप ईयर में 53 आता है। ध्यान रखना, एक लीप ईयर में 53, संडे बोले मंडे, वीक का कोई भी डे दे दे, अगर लीप ईयर में 53 लगा दिया कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बच्चों आंसर फिक्स होता है 2/7। मैं एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा बेटा, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखो एमसीक्यूज के लिए, अगर 53 लगा दिया, लीप ईयर बोला है, तो डे कोई भी हो, 53 संडे, 53 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो बेटा आंसर लिखना है इसका 2/7। प्यारे बच्चों याद रखना, ये 53 है तब आंसर होता है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, बार बार कह रहा हूं। लेकिन यहां पर कितना है बेटा, 52, लीप ईयर है, तो पता है तुम लोग क्या करोगे, इसको 1 में से माइनस कर दोगे, तो आंसर आएगा 7 में से 2, 5/7। तो याद रखना बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी कि यहां देखा लीप ईयर है और 2/7 लगा दो, आंसर गलत हो जाएगा। गौर से क्वेश्चन पढ़ना है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा देनी है, और तुम्हें देखना है कहीं चेंज तो नहीं कर दिया। कर दिया है चेंज, 53 वाला देते हैं मोस्टली बच्चे, उसको रट लेते हैं, लेकिन बेटा यह चेंज कर दिया 52। याद रखना 53 वाले को 1 में से माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज इन ऑर्डिनरी ईयर। साधारण वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता बताओ बेटा। अब देखो यहां भी बच्चे क्या करते हैं, 53 संडे इन ऑर्डिनरी ईयर, और उसका आंसर होता है बेटा 1/7। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला है बेटा उसने 52, तो ये जो आंसर है 53 संडे होने का, इसे 1 में से माइनस कर देना है बेटा, तो आंसर आएगा 6/7। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 52 लिखा है, संडे से लेके वीक का कोई भी दिन हो, तो याद रखना उसका आंसर 6/7 होता ही होता है। और लीप ईयर में पूछा हो तो आंसर 5/7 होगा ही होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं बेटा, एक भी गलत नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अंश और विक्रम 2 दोस्त है बेटा, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों का जन्मदिन सेम डे को पड़े। तो बच्चों एक ईयर में, यहां कुछ बोला नहीं लीप ईयर या कुछ, तो बेटा ध्यान रखना हम सीधे सीधे यहां पर क्या लेंगे, ऑर्डिनरी ईयर। तो बच्चों तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365। तो वो कह रहा है दोनों दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन पड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई पड़ेगा तो एक ही दिन, तो कोई भी दिन पढ़ सकता है वो वीक में से, संडे को पढ़ सकता है, मंडे को, लेकिन एक ही दिन पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो उनका जन्मदिन संडे को पड़ रहा है, तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितने भी दोस्त हो, और अगर वो कह रहा है एक ही दिन बर्थडे हो, तो इसका आंसर ऑलवेज 1/365 होता है।
सेम डे को पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 1/365। और इसी में क्वेश्चन पढ़ता है डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन पढ़े, तो ये जो आंसर आता है 1/365 ये होता है एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों इसे 1 में से माइनस कर देना, 1 में से माइनस कर देना, आंसर आएगा 364/365। ये होता है बेटा किसका आंसर, अलग अलग डिफरेंट बर्थडे होने की। तो दोनों बता दिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यूज प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और मैंने पहले बोला है इस वीडियो के अंदर इतने एमसीक्यूज है हर चैप्टर वाइज कि तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी मेहनत से बेटा मैंने एमसीक्यूज तैयार किए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं एक भी एमसीक्यूज नहीं छूटेगा तुम्हारा एग्जाम का बच्चों। तो देखो क्वेश्चन है पहला भाई, 11 मीन्स x का वैल्यू ये है बेटा, ये x के नंबर्स दे रखे हैं कि x की वैल्यू ये है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि x² का वैल्यू 2 से छोटा हो, मतलब 2 से लेस हो बेटा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, x की वैल्यू दी गई है। अब इसमें से वो नंबर लेने हैं कि x का स्क्वायर करने पर जो आंसर आ रहा है वो 2 से स्मॉल आए, 2 से छोटा है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बच्चों मैं बताता हूं कैसे सोचा जाएगा इसे। तो देखो भाई, अगर मैं x की जगह -3 लेता हूं तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, और सभी बच्चे जानते हैं 9 2 से छोटा नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूंगा बेटा, -2 लूंगा। -2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4, तो 4 भी 2 से छोटा नहीं है, तो इसको भी नहीं लूंगा, क्योंकि भाई स्क्वायर करने पे माइनस साइन हट जाता है। और यहां देखो गौर से स्क्वायर लगा है बेटा, ऐसे देखो -1 लोगे सॉरी, और -1 का स्क्वायर 1, और 1 2 से छोटा है, तो इसको मैं ले लूंगा बेटा। तो एक नंबर ले लिया मैंने। अब 0 लो, 0 का स्क्वायर 0, 0 में ले सकता हूं क्योंकि 0 भी 2 से छोटा है। बात समझ में आ रही है। ऐसे तुम 1 ले सकते हो, क्योंकि 1 भी क्या है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि 2 से छोटा है, तो मैं 1 को भी ले सकता हूं। अब आगे 2, अब 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 2 से बड़ा है, नहीं लोगे। 3 लोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2 से बड़ा है, उसको भी नहीं लोगे। तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं बेटा इसमें, 3, तो 3 तो हो गए पॉसिबल, और अपॉन में टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आ गया बेटा 3/7। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है बेटा कि x² का वैल्यू या तो 4 हो या 4 से छोटा हो, इसी का पार्ट है बेटा ये, मतलब कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा बेटा, इसलिए मैंने इसके सारे पार्ट लिख रखे हैं। तो देखो x² का वैल्यू या तो 4 हो या 4 से छोटा हो, ये कह रहा है बेटा ये। तो अब तुम कहोगे आप -3 लो, तो -3 का स्क्वायर 9 हो रहा है बेटा, और 9 4 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको नहीं लूंगा। -2 लो, -2 का स्क्वायर 4, वो क्या कह रहा है, या तो x का स्क्वायर 4 के इक्वल हो, जो कि 4 के इक्वल है, तो मैं -2 को ले लूंगा बेटा। तो एक नंबर हो गया। -1 लो, -1 का स्क्वायर 1, और सभी बच्चे जानते हैं 1 4 से छोटा है, इसको भी ले लोगे। और 0 भी आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है, इंक्लूड होगा बेटा। 2 का स्क्वायर 4, जो कि 4 के बराबर है, यहां पर इक्वल लगा है बेटा। अगर ये नहीं होता तो मैं 2 का स्क्वायर 4 नहीं लेता, और उसने इक्वल लगा रखा है तो मैं 4 को ले सकता हूं। तो इसका मतलब कितने नंबर इंक्लूड हो गए, बस इसको और इसको हटा दो बेटा, सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर 7, तो आंसर आ गया बच्चों इसका 5/7। समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अब देखो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉड x, मैं बता देता हूं बेटा, इसे मॉडुलस बोला जाता है। अब ये कह रहा है कि मॉडुलस x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा, मॉड का मतलब होता है अगर मॉड के अंदर -2 है तो मॉड हटाऊंगा तो 2 आएगा बेटा, बात पे गौर करना। और मॉड के अंदर अगर 2 है, मॉड हटाऊंगा तो प्लस का ही रहेगा। मॉड का काम होता है बेटा, जो मॉड के अंदर माइनस है उसको प्लस करना, मॉड हटने पे प्लस रह जाता है, और अगर प्लस है तो प्लस का ही रहता है बच्चों। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हमारा आंसर क्या हो सकता है इसका। तो मॉड x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं -3 लूंगा तो बच्चों मॉड के अंदर -3 कितना हो रहा है, 3, और वो कह रहा है कि जो आंसर आ रहा है वो 3 से छोटा हो, लेकिन 3 तो 3 के बराबर है, तो मैं -3 को नहीं लूंगा। ऐसे बेटा -2 ले सकते हो, क्योंकि -2 का मॉड वैल्यू होगा 2, और जो कि 3 से छोटा है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से नंबर लिए जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर आ जाएंगे। हम ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, क्यों, क्योंकि ये 3 के इक्वल हैं।
मॉडुलस -3 3 होगा, इक्वल है। मॉडुलस 3 3 होगा, इक्वल है। लेकिन वो कह रहा है 3 से छोटा लेना है, तो हम पांचों नंबर ले लेंगे -3 और 3 को छोड़कर। तो इसका भी आंसर बेटा 5/7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सीधा सीधे बनते हैं। और मैंने जितने भी कराए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, यहां से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई। बेटा देखो, वो ये कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे नंबर्स लो जो 4 and 6 दोनों से डिविजिबल हो, 4 तथा 6 से विभाज्य हो बच्चों, मींस डिवाइड चला जाए। अब मैं एक बात बताता हूं बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में 4 and 6 मतलब बीच में एंड लगा हुआ है और वो ये कह रहा है कि इन दो नंबर से डिवाइड हो रहे हो, तो बेटा याद रखना, तुम ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इनका एलसीएम लेना। और 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो तुम लोग क्या करोगे, 4 और 6 से डिवाइड होने वाले नंबर नहीं देखोगे, 12 से डिवाइड होने वाले नंबर देखोगे। बात ध्यान रखना बेटा, अगर एंड लगा हुआ है तो याद रखना इन दोनों नंबर का एलसीएम जो आता है उससे डिवाइड होने वाले नंबर देखे जाते हैं। तो 4 and 6 यानी 12 से डिवाइड होने वाले नंबर 1 और 100 के बीच में बेटा, तो 12, 24 टेबल पढ़ दो बस, और 36 भाई ये तो सीधे सीधे टेबल पढ़ जाएगी ना। और लास्ट में जाएगा कितना, 100 से छोटा जो 12 से डिवाइड है, 96। कितने नंबर हो रहे हैं बेटा? सीधे सीधे पता चल रहा है 8 नंबर हो रहे हैं, टोटल 8 हो रहे हैं बेटा। तो आंसर हो जाएगा 8 अपॉन में कितना बेटा, 100। तो आंसर भाई 4 से कट कर दो, 2 टाइम 4 से 25, आंसर आ गया बेटा 2/25। यस। अच्छा मैं एक बात बता दूं बेटा, या सॉरी बिटवीन लिख दिया है मैंने, बिटवीन नहीं है, फ्रॉम 1 to 100 है, मतलब 1 से 100 तक। तो 1 और 100 को भी शामिल कर सकते हो बेटा। और बिटवीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 और 100 के बीच की, तो इनको शामिल नहीं करना होता है, ध्यान रखना बेटा। ऐसे सेम अब देखो, एंड के लिए अब डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं, अगर बीच में और लगा हो या हो हिंदी में बेटा, तो याद रखना 4 से अलग निकालेंगे, 6 से अलग निकालेंगे, उनको हम ऐड कर देंगे और फिर उसमें से इनके एलसीएम वाले को माइनस कर दिया जाता है। फिर से सुन लो बेटा, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर गिनेंगे, कितने काउंट करेंगे, 6 से डिवाइड होने वाले, और फिर उसमें से एलसीएम वाले को माइनस करके हम डिवाइड दे देते हैं बच्चों किसका, 100 का। वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसका आंसर तुम खुद निकाल के कमेंट में भेजोगे, और जिसका किसी को अगर डाउट हो तो कमेंट में भेज देना, अगली वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। अभी बात करेंगे हम अगले चैप्टर की एमसीक्यूज की। ये जो एमसीक्यूज है बहुत ध्यान से समझने, मैं पहले ही बता चुका हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ला रहा हूं हर चैप्टर से। ऐसी वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, इसलिए बेटा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, कमेंट और लाइक जरूर करें, और बेटा कोई भी डाउट हो अपने भाई को जरूर बता के चलें। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 12, मोड है 80, मीन है 112, बहुलक 80 है बेटा, माध्य 110 है। माध्यक पूछा है, मीडियन पूछा है। 101% ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है बेटा जिसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों बातों का जिक्र होता है, और इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है बेटा, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। याद रखना बेटा मोड को, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य। मैंने बोला है दोनों लैंग्वेज में क्लियर कर रहा हूं, किसी को परेशान नहीं होना बेटा। तो देखो प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट करो, मुझे बताना है मीडियन। तो बेटा मेरे पास बहुलक कितना है 80, 3 इंटू मीडियन मुझे बताना है, मैं इसको m लिख देता हूं -2। मीन कितना है बच्चों 110। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, इंटू करोगे 220, माइनस का 220 इधर आएगा प्लस, तो 300 हो जाएगा कि नहीं, और इक्वल में 3m, 3 से कैंसिल आउट, आंसर 100। कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, नंबर्स बदले जाएंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, याद रखना बेटा, हर साल पूछा जाता है। आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब ये कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में
मीडियन क्लास माध्यक वर्ग की उच्च सीमा बताओ, अपर लिमिट बताओ। तो प्यारे बच्चों इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इधर सभी बच्चे जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि एमसीक्यूज तो एक तरीके से बहाना है बेटा, वो पूरा चैप्टर करवा लेते हैं एमसीक्यूज के बहाने। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करोगे तुम, सबसे पहले मीडियन क्लास बनाने के लिए मैं इसको अलग से थोड़ा क्लियर करता हूं बेटा। इस तरफ CI लिखेंगे हम, थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि हमें पूरा तो करना नहीं है, हम सीधे सीधे मीडियन क्लास को पिक करेंगे। और बेटा मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है और हम यहां निकालेंगे CF। सब बच्चे जानते हैं मीडियन में CF निकाली जाती है, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CI बेटा। अब देखो एक और बात ध्यान रखनी है, चेक करो बेटा, इंटरवल चेक करो, 0 to 5 होना चाहिए था या 5 पर दे दिया 6, यानी ये इंक्लूसिव फॉर्म है बेटा। तो पहले तुम्हें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा, पहले ही बता रहा हूं बेटा, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी ये वीडियो। चीजें आती तो है, चीजें गलत होने से भी बचा रहा हूं कि अगर गलत कोई बच्चा कर रहा है जल्दबाजी में तो हमारी वीडियो वो एक बार देख लेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं उसकी गलतियां भी सुधर जाएंगी। देखो बच्चों क्वेश्चन 0 to 5, 5 होना था 6 दे दिया है, अब इसको हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में लगाएंगे। कैसे लगाते हैं देखो बेटा, इधर मैं क्या करूंगा बच्चों, इधर कितना है 5 में से मैं माइनस कर दूंगा बेटा। देखो इसका रूल होता है, इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा 1, उसका हाफ कर दो 0.5, हो गया कि नहीं हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो मैं बताता हूं तुम्हें, इधर 0 में से 0.5 माइनस करेंगे, जो कि हमें नहीं करना, उसको एज इट इज लिख सकते हो बेटा। हाँ लेकिन इधर 5.5 में 0.5 प्लस करना है, तो बेटा ये हो जाएगा 0 to 5.5, 0 में नहीं करना है केवल, अगर कोई नंबर होता तो कर सकते थे। नेक्स्ट 6 से इधर 0.5 माइनस करो तो 5.5 और इधर 0.5 प्लस कर दो 11.5, चेक करो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, ये होती है एक्सक्लूसिव फॉर्म। ऐसी अगली वाली में 11.5, कैसे, क्योंकि हमने 0.5 माइनस कर दिया, इधर 0.5 प्लस कर दो 17.5, ऐसी साइकिल चलती चली जाएगी बेटा। 17.5 और इधर कितना बच्चों 23.5, ऐसी सेम 23.5 और इधर कितना प्यारे बच्चों 29.5। मेरे लाडलो ध्यान से देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी 13, 10, 15, 8 और 11। अब CF कैसे निकाला जाता है बेटा, फर्स्ट नंबर सेम, प्लस करो 23, 28, 38, 38 में 8 प्लस करो 46 और बच्चों ये कितना 57। अब क्या करोगे भाई 57 हो रहा है, मैं क्या करूंगा बेटा इनको भी ऐड कर लूंगा, ये भी 57 n/2, 57/2, 2 का डिवाइड दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23.5। अब ये देखो बेटा CF में 23.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 38, तो 38 के सामने वाला मीडियन क्लास होगा। लेकिन उसने क्या पूछा है जानना चाहते हो, उसने पूछी है अपर लिमिट, तो बेटा ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, तो आंसर क्या लगाओगे 17.5। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ध्यान रखना। मैंने बोला ना जैसे कि 100 नंबर्स जो भी प्रैक्टिकल के मिलते हैं वो एक अलग बात है बेटा, लेकिन हमें पूरा 100%, जैसे बोलते हैं जैसे एक एक रुपया बचाने से बेटा बहुत सारे रुपए बनते हैं, ऐसे एक एक नंबर बचाने से हमारे 100 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये एक एक नंबर 100 नंबर का बीज हो गया, मतलब समझ रहे हो ना बेटा। यानी जब हम बीज को ही नहीं बचा पाएंगे तो भाई पौधा कहां से लगाएंगे, पेड़ कहां से लगाएंगे 100 मार्क्स का। तो ये एक एक नंबर की कदर करनी है बेटा, यहां नहीं कटवानी है, और अगर ये नहीं कटे ना तो ध्यान रखना बेटा पूरे 100 मार्क्स कंफर्म है तुम्हारे, ध्यान रखना 100% कंफर्म है। तो देखो बच्चों इतना क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई बिलो वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। बिलो को हिंदी में कम कहते हैं, कम कम। जैसे देखो बिलो 10 मतलब 10 से कम, बिलो 20 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। मैंने पहले बोला था एमसीक्यूज तो बहाना है बेटा, ये पूरे चैप्टर का नॉलेज देके जा रहे हैं तुम्हें एमसीक्यूज, ध्यान रखना ये बात। अब देखो बच्चों बिलो 10, अब मुझे बताना क्या है, मॉडल क्लास बतानी है, इसमें बहुलक वर्ग बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से
क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मोड वाले क्वेश्चन में ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कब पड़ती है पता है, जब ये बिलो वाला और मोर देन वाला दे दे तो पड़ती है, तो भाई बनाना पड़ेगा। तो बिलो 10 मार्क्स है उसके बेटा, बिलो 10 मतलब 10 से कम, तो 0 to 10 बनेगा बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि भाई नेगेटिव में तो जाने से रहा हो। और बिलो 20 10 से 20, 20 से कम मतलब 10 से ज्यादा। और इधर बिलो 30 20 से 30 बेटा, 30 से 40, कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे ये देख लेना कितने का गैप है, 10 10 का, तो 10 10 का गैप देना है। और बिलो 30 हो गया, बिलो 40 हो गया, बिलो 50, बिलो 50 मतलब 40 से 50, और इधर 50 से 60। इतना समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, बिलो वाले क्वेश्चन में और मोर देन वाले क्वेश्चन में, कम वाले में और अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा वाले क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये CF का वैल्यू होता है जो हम निकालते हैं बेटा। इसमें ये CF का वैल्यू दिया जाता है और F हमें निकालना पड़ता है। ये बात याद रखना बच्चों, इस बात को भूलना मत, इसलिए कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी वीडियो बेटा, ध्यान रखना। इधर फ्रीक्वेंसी और इधर CF, और CF हमें ऑलरेडी दिया है। CF कितना है, 3, 12, 27, 57, 75, 80। अब CF से F कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर सेम, अब इसमें से इसको माइनस करो 9, इसमें से इसको माइनस करो बेटा, 7 में से 2 5, और 2 में से 1 1 15। अब इसमें से इसको माइनस करो 0, और 5 में से 2 3, इसमें से इसको 15 में 7 8, क्लियर है बेटा, और 6 में 5 1, इधर बच्चों 5। अब देखो बस, अब बन गई फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की बात हो रही है, सब बच्चे जानते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी सामने वाली क्लास ही मॉडल क्लास होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30, तो 30 के सामने वाली क्लास बेटा, उल्टे सीधे लिख गए थोड़े, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फोर्थ में कितना बेटा, 30 to 40, तो भाई मीडियन क्लास हो गई इसकी 30 to 40, सॉरी मॉडल क्लास। तो समझ में आ गया होगा बेटा, बिलो वाला CF होती है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और बच्चों इस तरीके की इंक्लूसिव फॉर्म हो तो एक्सक्लूसिव फॉर्म ऐसे निकालते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी वीडियो में, फालतू नहीं है, फालतू एक भी नहीं मिलेगा बेटा, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार किया मैंने मेहनत करके, कोई मैंने इसके लिए वो नहीं डाला कि छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दूं इसमें मजे के लिए कि बच्चों तुम्हें आ रहा है लगाओ टिक, आ रहा है लगाओ टिक, जो चलाते हैं लोग, ऐसा नहीं करूंगा बेटा। सीधे एग्जाम को हिट करना है तुम्हें, पूरे नंबर लाने हैं, एक भी नंबर नहीं कटवाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें तुम्हें क्या निकालना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुत ध्यान से समझना। तो प्यारे बच्चों, बात जब मॉडल क्लास की होती है तो उस कंडीशन में हम अलग से कोई भी डायग्राम नहीं बनाते हैं बेटा, इसमें कोई भी चार्ट नहीं बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा यहीं से सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 20। तो 20 की जो सामने वाला दिख रहा है तुम्हें भाई, ये CI, इसमें यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा बेटा। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो उसने क्या पूछा है, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 15। तो बहुत ध्यान से करना है, एक भी क्वेश्चन गलत टिक नहीं लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट CI है, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों बारंबारता। मुझे इसमें निकालना क्या है भाई, मैंने लिखा ही नहीं इसमें, इस क्वेश्चन था बेटा अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मैं बता देता हूं बेटा, इसको हम बोलते क्या है भाई, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का मतलब है प्यारे बच्चों माध्यक वर्ग की उच्च सीमा बतानी है। क्लियर है, देखो भाई हिंदी में मैंने समझा दिया है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें मीडियन क्लास की बात हो रही हो तो वहां पर तुम्हें पता है CF निकालना बनता है। तो देखो भाई यहां मैं करके दिखाता हूं बेटा, एक तरफ CI क्लास इंटरवल, एक तरफ फ्रीक्वेंसी FI, और एक तरफ निकालेंगे हम CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अब देखो CI 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। अब फ्रीक्वेंसी 12, 10, 15, 8, 11। अब प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी है, CF निकालूंगा मैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर सेम लिखा जाता है, 12 में 10 ऐड करेंगे 22, 22 में 15 ऐड करोगे बच्चों 37,
37 में 8 प्लस करोगे 45 और 45 में 11 प्लस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 56। अब ऐसी सेम मैं इसको ऐड करूंगा तो उसका भी सम 56 होगा। तो जो मेरा सम आता है फ्रीक्वेंसी का तो वहां से मैं निकालूंगा n/2, 56/2 28। अब मैं क्या देखूंगा बेटा 28 से जस्ट बड़ा नंबर CF में कौन सा है, जस्ट बड़ा नंबर तो वो है बच्चों 37। तो 37 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है उसको कहेंगे मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग। अब मुझे निकालना कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट के लोअर लिमिट। तो बच्चों 12 लोअर लिमिट, 18 अपर लिमिट। अपर लिमिट पूछा था इसने, लेकिन इसमें मैंने क्वेश्चन वो कर दिया है, इसमें ओनली बेटा तुम्हें बोला था क्लास इंटरवल, समझ गए होंगे तुम लोग। तो आंसर आ रहा है हमारा 12 to 18, और अगर अपर लिमिट पूछता तो ओनली 18 लिखता। इतना क्लियर है। मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों मैंने बताया था, मैंने बोला था बेटा मोड इज इक्वल टू, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। प्यारे बच्चों इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, भूल मत जाना। क्या कहते हैं इसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। क्लियर है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनना ही बनना है इसका। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 9 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 4 देन न्यू मीन। तो नया मीन क्या होगा। तो देखो बच्चों फिर से सुनिए, वो ये कह रहा है, हिंदी में मैं बताता हूं क्वेश्चन को। 25 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 9 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 4 बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, न्यू मीन क्या होगा। बच्चों एक सीधे सीधे ट्रिक बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन की, मीन वालों में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इतने नंबरों का मीन इतना है और इतना इंक्रीज कर दिया जाए, तो तुम लोग ध्यान रखना बेटा, जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है वो सीधा सीधा मीन में प्लस कर दिया जाता है। तो 9 में 4 प्लस कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा 13। अब सोच के देखो बेटा, इसी क्वेश्चन में वो ये कहता है डिक्रीज, मतलब कम कर दिया जाए। तो ध्यान रखना बेटा, हम मीन में से 4 माइनस कर देते, यानी इसी एक क्वेश्चन के द्वारा सारी बात क्लियर कर रहा हूं मैं। और इसी क्वेश्चन में वो कहता ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 4, तो फाइनल आंसर हो जाता है इसका 9 मल्टीप्लाई बाई 4। यानी कहने का मतलब है बेटा कि जो हमारा मीन होता है सीधे सीधे उसी में उस नंबर का मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दो जितना वो कह रहा है। और अगर वो डिवाइड कहता तो 9 में डिवाइड दे देते 4 का, 4 का डिवाइड दोगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। मीन मीडियन मोड से, स्टैटिक से एमसीक्यूज इसी तरीके के बनते हैं बेटा। अभी हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के, ये है चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज। मैं बता देता हूं बेटा, इस चैप्टर से बहुत कम एमसीक्यूज बनता है, लेकिन जो भी बनेगा उसका रिवीजन तुम्हारे सामने है बेटा, इन्हीं जैसा बनेगा। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट इन द रेशियो 5:3, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है बेटा, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई 5:3 है, तो उनके आयतन का रेशियो बताना है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैं इधर सॉल्यूशन करूंगा इनका, क्योंकि सॉल्व करना तो जरूरी है भाई। डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है तो टिक लगाओ, अदरवाइज तुक्का तो बिल्कुल मत लगाओ प्यारे बच्चों। और हमारी वीडियो देखने के बाद तुक्का लगाना तो बिल्कुल नहीं बनता, ध्यान रखना बेटा, ऐसी वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। मोस्टली बच्चे देखते हैं तुक्का कैसे लगाएं, तो भाई वो वही देखते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। वो भी बंदा एंड में तुम्हें यही बता रहा होगा कि भाई पढ़ के जाना, तुक्का लगाने से बचना। तो ऐसी वीडियो से सावधान रहें बेटा। जो भी बच्चे हो परेशान हो, किसको लेकर, एमसीक्यूज के लेकर, किसको लेकर, मैथ्स को लेकर 10th क्लास के, भाई इस वीडियो के अंदर कह देना पूरा रिवीजन है, पूरे मैथ का रिवीजन है। एमसीक्यूज तो होने ही होने हैं, साथ में और क्वेश्चंस भी इजीली लगा लेंगे वो। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन, तो रेडियस का रेशियो R1:R2 कितना दिया है 2:3, हाइट का रेशियो बेटा H1:H2 5:3। अब मुझे बताना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम पाई R1² H1, पाई R² H होता है सिलेंडर का, पाई R2² H2, पाई से पाई कैंसिल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। R1/R2 का वैल्यू
2/3, H1/H2 का 5/3। जल्दी से देखना प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5/3। आंसर आ गया 20:27। चेक कर लो, इतना सा करना है बच्चों, तुम्हें ध्यान रखना। आंसर बी करेक्ट है, 20:27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा? 6a²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलिए 4πr²। क्लियर है बच्चों? अब देखो भाई ध्यान से समझना, इधर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ध्यान से बेटा। यस, 2 से 3, 2 से 2 टाइम्स। अब मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं बेटा a² की, तो a² की वैल्यू 2πr²/3। यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो √2π/3 इंटू में r, क्योंकि वो r² है तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा बेटा। प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए साइड है बेटा, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। अब मुझे वॉल्यूम का रेशियो बताना है। वॉल्यूम a³ और इसका होता है बेटा 4/3πr³। ध्यान से क्लियर करना बच्चों, a³, a का वैल्यू ये रहा, तो अब इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा 2π/3 और √2π/3 और मेरे प्यारे बच्चों r³। और इसको ऐसे लिख दो बेटा। क्लियर है बच्चों? पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 टाइम्स, r³ से r³ कैंसिल। तो अब ये कितना आ गया बेटा? एक काम करो, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा √6π/3/2। और बेटा मैंने बताया अपॉन में से नंबर हटाना है रेशियो में से, तो इसके नीचे 1 लेट करो, एलसीएम 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देते, ये मेथड होता है बेटा। तो ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया √6π/6। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √6 से ये 6 कट जाएगा, तो ये बचेगा √π/√6। तो बच्चों है कोई ऑप्शन? चेक करो, नहीं, तो ऑप्शन लगा दो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि एक स्फीयर की, एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों देखो मैं बता रहा हूं सीधे सीधे, सरफेस एरिया होता क्या है बेटा? 4πr²। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज से लिंक आ जाए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेटा, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में नंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो रेडियस की पावर कितनी है? 2। कितना डिक्रीज हो रहा है? 10%, तो 2 बार डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया में चेंज बताना है, सरफेस एरिया लेट कर लो 100 बेटा, तो कितना लेट कर लो? 100। तो कितना कम हो रहा है बेटा? 10%, तो 2 बार करोगे कम, बोला मैंने, क्योंकि r की पावर 2 है। एक बार कम 90/100, फिर से कम, तो ये याद रखना बेटा इस ट्रिक को, 0 0, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81, पहले सरफेस एरिया कितना था? 100, अब कितना रह गया? 81, कितना कम हो गया? 19%। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा, हर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर सीट है, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा बेटा इसे, एक आयताकार सीट, रेक्टेंगुलर मतलब जिसकी लेंथ दी है और ब्रेथ दी है, लंबाई और चौड़ाई बेटा। अब इसको रोल किया जाता है, मोड़ा जाता है, एक होलो सिलेंडर बनाया जाता है इससे बेटा, खोखला बेलन। तो बताओ, और अगर इसकी हाइट 40 है तो रेडियस बताओ। अब मेरी बात सुनना बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें रेक्टेंगुलर सीट दी है या रेक्टेंगुलर पेपर दिया और उसको फोल्ड किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी तो यहां हाइट पहले से दे रखी है, तो बाकी जो रह जाता है ब्रेथ, देखो हाइट उसने अगर लेंथ को लिया है तो जो इसकी ब्रेथ है वो पता है इसकी क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस हो जाएगी, परिधि हो जाएगी बेटा। और सिलेंडर की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, इक्वल में लिखोगे 22, पाई का वैल्यू 22/7। चेक कर लो, ये कैंसिल आउट, तो r का वैल्यू 7/2, आंसर 3.5। तो बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझ में आ गया होगा बेटा, पूरे मैंने एक्सप्लेन किए हैं
केवल मैंने बोला एमसीक्यूज ही सॉल्व नहीं होंगे, तुम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मेरे एमसीक्यूज की हेल्प से बेटा। कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख के भेजा बेटा। एग्जाम का टाइम है, और भी तुम मुझसे किस तरीके की चीजें चाहते हो, कैसी वीडियोस चाहते हो, तो वो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बेटा भेजे। अभी बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, जितने भी मैंने लिख रखे, बहुत ध्यान से समझना। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44। बेटा ये कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंस 44 है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, समझ में आ रहा है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल में 44। भाई ये से कैंसिल आउट, तो आर का वैल्यू आ जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना है इसका एरिया, और बेटा इतना तो तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की 7, और 7 का स्क्वायर 49। 7 टाइम्स 22 का 7 में इंटू करोगे, आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है बेटा, यूनिट गलत लिख गई थी। अब देखो बेटा, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज, बच्चों अर्धगोले का परिमाप, यानी सेमी सर्कल का पैरामीटर बताना है। मेरी बात सुनना बेटा, देखो मैं यहां थोड़ा स्पेस है यहां बता रहा हूं। देखो सभी बच्चे जानते हैं सेमी सर्कल ऐसा होता है, ठीक है बच्चों, गौर करना जरा। अब मुझे इसका परिमाप अर्ध मत क्या बताना है, पैरामीटर। तो बच्चों पैरामीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ कवर्ड इन वन राउंड। एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे पैरामीटर कहते हैं। तो देखो बेटा ये आर और ये आर, तो पहले यहां जाएगा, फिर इतना आएगा, फिर ऐसे आएगा बेटा, चेक करो। तो फिर जानते हो इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये क्या है, सेमी सर्कल। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, तो आधे की हो जाएगी पाई आर। तो बच्चों ये तो हो गया पाई आर, और आर प्लस आर कितना 2r। तो याद रखना बच्चों, जब भी तुम्हें पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना हो, अर्धगोले का परिमाप, तो आंसर हमेशा टिक लगाओगे पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r या 2r प्लस पाई आर, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, एन आर्क ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 पाई सेंटीमीटर। बेटा ये चाप की लंबाई दी है, और ये कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये सेक्टर का एरिया दिया है। और इसके बाद तुमसे उसने पूछा है कि भाई इसका डायमीटर बताओ, इसका व्यास बताओ। तो देखो तुम लोग कैसे करोगे बेटा, तो जरा ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस बना लेता हूं करने के लिए, मैं इसको रफ करके चलता हूं, क्योंकि ये दोनों तो हो चुके हैं हमारे और समझ में भी आ गए होंगे अच्छी तरह। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और दबा के शेयर कर दें। बता दें भाई पूरी प्रिपरेशन है, सारे एमसीक्यूज है इस वीडियो के अंदर, एक एमसीक्यूज नहीं छोड़ने दूंगा तुमसे बेटा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रहा है वो तुमसे, एन आर्क ऑफ सर्कल मींस, देखो भाई चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इक्वल में 6 पाई। बेटा पाई से पाई कैंसिल, और इधर 2 से 3 टाइम्स, इतना क्लियर है। तो बेटा ये आ गया हमारा आर थीटा अपॉन 360 का वैल्यू। ऐसी वो आगे क्या कह रहा है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो बच्चों ध्यान से समझना, तो हमने इतना कर लिया, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो वो हमें कितना गिवन है 21 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और देखो भाई कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा कैंसिल, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं छोटा सा बेटा, कि हम लोग डिवाइड दे देते हैं। ये मान लो सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड में फर्स्ट का पहले सेकंड लिखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो भाई फर्स्ट लिखो, अब कितना लिखोगे बेटा, पाई तो कट ही गया, यहां लिखोगे आर थीटा अपॉन 360 इक्वल में 21/3। इससे ये कैंसिल आउट, थीटा से थीटा, आर से ये कैंसिल आउट। तो बेटा आर इज इक्वल टू आ गया 3 से 7 टाइम्स, रेडियस 7 आ रही है, त्रिज्या 7 आ रही है, तो डायमीटर कितना होगा बच्चों 14 होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ये तुमसे कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है बच्चों, क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें क्या दिया है, ए बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर
और साथ में तुम्हें एंगल ही दिया है। प्यारे बच्चों याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो साइड गिवन हो ट्रायंगल की और उनके बीच का एंगल दिया हो, बीच का एंगल, तो इसका मतलब तुम इसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना बच्चों 60, भूलना मत बेटा, 2 से 3 टाइम्स, तो 3 4 जा 12, साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 से कितने टाइम्स 6, तो आंसर आ गया बेटा 6√3। चेक करो है कोई ऑप्शन? यस, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा बेटा, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चतुर्थांश का परिमाप बताइए। देखो हर बच्चा जानता है क्वाड्रेंट कुछ ऐसी शेप में होता है बेटा, ठीक है, और एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल। तो बेटा देखो इसका परिमाप मतलब मैंने बोला था एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर की जाती है 1 राउंड में, वो परिमाप होता है। तो बेटा ये r और प्लस r, और ये कितना होगा बच्चों? टोटल सरकमफ्रेंस होती है 2πr, और टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं 4, तो हम 2πr में 4 का डिवाइड दे देंगे, तो ये आ गया बेटा ये πr/2। तो बेटा परिमाप पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका? πr/2 + 2r। चेक करो ऑप्शन में भी डिपेंड करता है कि है कि नहीं, फिर उसी ऑप्शन जैसा बनाना पड़ेगा बेटा तुम्हें। ये तो गलत है बिल्कुल, ये भी गलत है बेटा। अब इस पे गौर किया जा सकता है बेटा, एक काम करो, r कॉमन आ रहा है, पहले तुम लोग एलसीएम लो, एलसीएम 2 आ रहा है, तो बेटा देखो तो ये हो जाएगा πr और प्लस 4r। अब मेरे प्यारे बच्चों r ऊपर से कॉमन ले लो, अपॉन में 2, तो ये बचेगा पाई + 4। मैच करो अब, तो भाई सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ साइड। मतलब जो सर्कल की रेडियस है, जो वृत्त की त्रिज्या है, वो स्क्वायर की साइड के बराबर है। अब बच्चों तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि जो सर्कल की रेडियस r = क्या लिख सकते हो? a। अब हमें क्या बताना है बच्चों? इनके पैरामीटर का रेशो। पैरामीटर क्या होता है सर्कल का? 2πr, और इसका कितना होता है बच्चों? 4a। क्लियर है? और दोनों बराबर है तो मैं इनको काट सकता हूं, 2 से 2 टाइम्स, आंसर आ गया π/2। तो समझ में आ गया होगा बेटा यहां तक। देखो बच्चों अब है ये एमसीक्यू सर्कल से एमसीक्यू 101% बनता है, एक नहीं 2 बन जाते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, सुनो। क्वेश्चन है इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज कॉर्ड ऑफ अदर सर्कल। सॉरी ये कॉर्ड नहीं है बेटा, ये टेंजेंट है। मतलब एक सर्कल की तो कॉर्ड है और दूसरे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों में समझाता हूं, देखो हिंदी में भी लिख रखा है बेटा, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दी है, जीवा की लंबाई बतानी है जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, पहले तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बेटा सेम सेंटर, दोनों सर्कल एक ही सेंटर से जा रहे हैं। अब मुझे क्या बताना है, देखो ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड हो गई और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटर, ये देखो अब ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, अगर मैं देखूं तो छोटी रेडियस 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई। इसको इससे मैं ज्वाइन कर देता हूं तो बेटा ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई जो कि मुझे 5 सेंटीमीटर दी है। अब अच्छी तरह गौर से देखना बच्चों, एक थ्योरम होती है कि अगर कॉर्ड पर सेंटर से तुम कोई लेंथ ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेटा, ये हमेशा याद रखना। दूसरा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो प्यारे बच्चों इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूं तो ये भी एक्स होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लग जाएगी। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया। बट हमें बतानी है कॉर्ड की लेंथ, तो एक्स प्लस एक्स 3 प्लस 3 यानी कितना आंसर हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया, OT 4 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 30, मुझे 80 बताना है, ये टेंजेंट, इसकी लेंथ बतानी स्पर्शरेखा। बेटा सबसे पहले OA को ज्वाइन कर दीजिए। सभी बच्चे जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है बेटा, तो ये 90। अब मुझे 80 बताना है तो देखो मैं एक काम करता हूं, इसमें लगा लेता हूं भाई मैं टिग्नोमेट्री यानी कि बेटा देखो मुझे 80 बताना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपो होती है जिसे हिंदी में कर्ड कहते हैं बेटा,
और मुझे क्या बताना है बच्चों, बेस बताना है। अब ये देखो हाइपो और बेस किस में आती है, आधार और कर्ड कॉस में आते हैं बेटा, तो कॉस लो, तो cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपो। बेस 80 है बेटा और हाइपो कितना है 4, यानी कि आधार बट्टे कर्ड। अब देखो प्यारे बच्चों cos 30 की वैल्यू √3/2, तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है बेटा, सभी एमसीक्यूज में फालतू अलग मिल जाएंगे कहीं, लेकिन यहां मिलेंगे सटीक बोर्ड की एग्जाम की तैयारी वाले बच्चों। तो देखो 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों 80 का वैल्यू आ गया 2√3 सेंटीमीटर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, ए बी गिवन है 8, ए डी गिवन है 6 और सी डी गिवन है 5, बी सी बताना है। मैं बता देता हूं बेटा, जब किसी सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल बना होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी अपोजिट साइड का सम आपस में इक्वल होता है बेटा। तो ए बी का वैल्यू 8, सी डी का 5, ए डी का बच्चों 6 और बी सी का नहीं पता, उसे एक्स लेट कर लो या बी सी लिख दो। 13 में 6 माइनस करोगे तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया 7। तो विच आंसर इज करेक्ट, 7 ऑप्शन बेटा, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से बेटा तुम्हें। अब बात करते हैं 32 एमसीक्यूज की बेटा। देखो बहुत बढ़िया एमसीक्यूज है भाई। ये क्वेश्चन है ए बी का वैल्यू कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल एपीक्यू का पैरामीटर बताओ, इसका परिमाप पूछा है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान रखना, ये जो ट्रायंगल देखो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, तो प्यारे बच्चों पता है किसके इक्वल होता है ट्रायंगल का पैरामीटर, मैं बता देता हूं किसके इक्वल होता है। देखो ये जो लेंथ है ए बी जो है वो इसके पैरामीटर की हाफ होती है, और इसका जो पैरामीटर है वो इस लेंथ का डबल होता है। भूल मत जाना बेटा, हर बात भूल जाना, पर इन चीजों को मत भूलना, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं बेटा ये। तो ए बी कितना है मेरे पास 5, तो इसका मतलब इसका पैरामीटर हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो ये चारों क्वेश्चन सर्कल से तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 33 है, एंगल एओबी 125 है, एंगल सीओडी बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो जरा, सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हो बेटा, तो उसके अपोजिट एंगल के जो एंगल होते हैं बेटा, अपोजिट साइड के जो एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 होता है, यानी कि कह सकते हो बेटा वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुरंत अगर ये एंगल पता हो, ये बताना हो, तो 180 में से माइनस कर देना, तो आंसर आएगा बच्चों 55 डिग्री। है कोई ऑप्शन? यस, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एंगल पीओक्यू 110 है, ध्यान देना बेटा। और तुम्हें कौन सा एंगल बताना है बेटा? पीटीक्यू, यानी ये एंगल बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो पीटी और क्यूटी टेंजेंट है, और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है 90-90। और देखो जब कोई भी दो एंगल का सम इस तरीके से 180 होता है, मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। चक्री चतुर्भुज हिंदी में कहते हैं बेटा। तो देखो बच्चों एंगल पीओक्यू और प्लस एंगल पीटीक्यू कितना होगा बच्चों? 180। तो पीओक्यू 110, पीटीक्यू मुझे बताना है, तो 180 में से माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया 70 डिग्री। क्या है ऑप्शन में 70 डिग्री? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये 50 डिग्री है। अब देखो बच्चों तुम्हें बताना है एंगल क्यूटीआर, ये वाला। देखो अभी अभी हमने सॉल्व किया बेटा, देखो इतना डायग्राम इतने से मैच कर रहा है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये वाला एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। कैसे बेटा? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 ये 90, तो अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये 130 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब एक बात सुनो, अगर कोई एंगल सेंटर पे बना है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सरकमफ्रेंस पर एंगल होता है परिधि पर, बेटा वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है, आधा होता है। तो एंगल क्यूटीआर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यूओआर, और क्यूओआर कितना है बच्चों?
चेक कर लो, 130 और 2 से कितने टाइम्स 65, तो बी सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 65 डिग्री। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। इफ टू टेंजेंट्स, मैंने पहले बोला है बेटा सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, खैर वो तो तुम समझ ही गए होंगे अब तक। तो भाई एक काम करना है भाई, हर बच्चे को शेयर कर देना ये जबरदस्त वीडियो, क्योंकि प्रिपरेशन पूरी होने वाली है भाई। ध्यान रखना एमसीक्यूज के लिए 20 के 20 नंबर आने वाले हैं भाई, 20 आउट ऑफ 20। देखो बच्चों, इफ टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। बच्चों ये कह रहा है एक सर्कल है, मैं इधर कर देता हूं बेटा, और इस सर्कल पर दो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा बेटा, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। कितना है बच्चों? 90 डिग्री। देखो मैं इसको रफ कर लेता हूं, क्योंकि ये तो हमने कर ही लिए हैं, तो मैं इधर इसे रफ कर देता हूं भाई, जिससे कि थोड़ा अच्छी तरह से नजर आए बेटा तुम लोगों को। देखिए भाई, तो बेटा इतना अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की सॉल्यूशन की बेटा। तो देखिए बच्चों, ये 90 डिग्री, इसको मैं नाम दे देता हूं P, इसको A, और इसको नाम दे देता हूं बेटा मैं B, और ये इसका सेंटर है बेटा। अब वो क्या कह रहा है, और इसकी रेडियस, ये बेटा ये रेडियस होगी, मैं एक तरफ ही बना देता हूं क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, और इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं बेटा। एक बहुत समझदार वाली बात बताऊंगा तुम्हें, समझदारी वाली बात बेटा, जो इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखनी है बेटा। ये 10 सेंटीमीटर है, ये ओ लेट कर लो। सभी बच्चे जानते हैं कि ये 90 होता है। कितना होता है बच्चों? 90 होता है। और इधर देखिए, अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा, ये जो टेंजेंट के बीच में एंगल बना हुआ है ऑलरेडी दिया 90। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना बेटा। 90 की जगह 60 कर सकता है, तो फिर उसके हिसाब से करेंगे। हम कैसे करेंगे अभी बता रहा हूं बेटा। देखो ये पूरा एंगल 90 है, थ्योरम कहती है कि ये जो लेंथ होती है जो सेंटर से लेके किसको ज्वाइन करती है, टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को बेटा, मतलब तो वो हमेशा इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है बेटा? बाइसेक्ट। ध्यान रखना बेटा, तो बाइसेक्ट करेगी तो ये पूरा 90 है, तो ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। मुझे बताना क्या है बच्चों? एपी। क्या बताना है बेटा? एपी, टेंजेंट की लेंथ, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो मैं इसमें किसका यूज करूंगा? ट्रिग्नोमेट्री का बेटा। तो मैं लिखूंगा, देखो मेरे पास एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई बेटा, लंब, और मुझे बताना क्या? बेस, आधार। अब ये देखो लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? बिल्कुल सही, 10 में। 10 45। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 10, और बेस कितना है? एपी। तो प्यारे बच्चों 10 45 चेक कर लो भाई। तुक्का एक भी क्वेश्चन में नहीं लगाना, पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में बेटा देखो ये 80 डिग्री है, तुम्हें ये एंगल बताना है, गौर करना जरा। देखो बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं कि OA परपेंडिकुलर होती है, मतलब जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, तो बेटा ये पूरा 90 हो गया। अगर मैं एंगल OAB निकालूं, केवल इतना बेटा, तो एंगल OAB, तो मैं 90 में से 80 माइनस कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। तो बेटा ये 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब सभी बच्चे जानते हैं कि OA बराबर है किसके? OB के। OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस है। तो सभी बच्चे ये भी जानते हैं कि अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं बेटा। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू दीज इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल बेटा। तो देखो OA इक्वल में OB, देन ये एंगल 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 10। अब मुझे निकालना है AOB, तो मैं सीधे सीधे बेटा 10 प्लस 10 कितना हो रहा है? 20। 180 में से 20 माइनस कर दीजिए। क्या 160 है ऑप्शन में? भाई मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बट तुम याद रखना इसका आंसर 160 करेक्ट है। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये थे बेटा तुम्हारे सर्कल के एमसीक्यूज। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 38, ये एमसीक्यूज है तुम्हारे एपी से। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा, और जो बनते हैं, जिस तरीके बनते हैं, वही मैंने लिख रखे हैं। प्यारे बच्चों गौर से समझना। क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इस एपी का अंत से फोर्थ टर्म बताओ, एंड से बच्चों। तो बेटा देखो इसका एक फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। जब भी तुम्हें एंड से बताना हो बेटा, L कितना है? 49,
एन का वैल्यू कौन सा टर्म बताना है, 4 रख दो बेटा। और डी डिफरेंस देखो, इसमें से इसको माइनस करो, -8 और -11 करोगे तो +3 आ रहा है बच्चों। तो 49 -3 बचेगा, 3 3 जा 9। तो बता दो भाई आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 40। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, p 2p - 1। और भाई p की वैल्यू बतानी है, सॉरी ये तीनों टर्म किस में बेटा, AP में। ऐसा क्वेश्चन 101% बनता है बेटा, p की जगह x आ जाएगा, कुछ भी दे सकता है, बट वो इस तरीके का क्वेश्चन देता ही देता है बेटा। ये AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो भाई p का वैल्यू बताइए। देखो कैसे करेंगे, मैं इधर कर रहा हूं बेटा। तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को, तो ये माइनस और ये प्लस, और फिर बेटा इसमें से इसको माइनस करो, -p। प्यारे बच्चों कितना बचेगा, माइनस का p +1, ये 2p +1, 1 से 1 कैंसिल, भाई ये आ गया माइनस का 3p। तो p का वैल्यू 0 आ रहा है, 0 है ऑप्शन में, यस। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द सम ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे फंस जाते हैं, मैं नहीं फंसने दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एन AP हुज मिडिल टर्म। बेटा देखो तुम्हें 21 पदों का योग बताना है और उसका मध्य पद दिया, मिडिल टर्म को हिंदी में कहते हैं मध्य पद। अब देखो प्यारे बच्चों, हुज मिडिल टर्म, अब देखो इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, 21, जो कि ऑड है, ऑड है। तो भाई मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा n + 1/2, यानी 21 + 1/2। बहुत ध्यान से देखना बेटा, तो 22/2 दैट इज 11th। इसका मतलब बेटा 11th टर्म इसका मिडिल टर्म है, जो कि हमें 24 दिया है। और 11th टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a + 10d। याद करो बेटा, फॉर्मूला लगा दिया, a + n - 1, 11 में से 1 माइनस किया, 10 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, 21 टर्म्स का सम। लगाओ फॉर्मूला, n/2, 2a + n - 1 × d। अब प्यारे बच्चों गौर से देखना, 21/2, 2 देखो यहां 20 बचेगा, 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा a + 10d। बहुत सारे बच्चे तो करने से पहले यही सोचने लग जाते कि यार यहाँ a और d का वैल्यू है नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। घबराना नहीं है बेटा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में वैल्यू पहले से मिली होती है। तो देखो चेक करो, सेम है, 24 पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो 21 × 24 मल्टीप्लाई कर दो, 21 4 जा 84, 21 2 जा 42, 50। तो भाई 504 है, यह सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, A25 A20 का डिफरेंस 45 है, डी का वैल्यू बताओ। बहुत आसान है बेटा, गौर से देखना। A25 को मैं क्या लिख सकता हूं, a + 24d, a + n - 1 से बेटा एक कम कर देते हैं। और ये देखो भाई ब्रैकेट के अंदर a + 19d, गौर करना बच्चों, इक्वल में 45। तो देखो a + 24d माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और 90d इक्वल में 45। a से एक कैंसिल, 24 से 19 माइनस करो, 5d। तो बच्चों देखना जरा कितना आ गया, d का वैल्यू 9। और कॉमन डिफरेंस सार्वंतरी तो पूछा है बेटा, d का वैल्यू 9 हो गया। तो समझ में आ गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि फर्स्ट टर्म इसका p है, कॉमन डिफरेंस q है, 10th टर्म बताना है। कुछ मत करो बेटा, सीधे 10th टर्म का फॉर्मूला, a + 9d, और a मतलब फर्स्ट टर्म, कितना है p, 9d, और d का वैल्यू बच्चों q। तो आंसर हो गया p + 9q। सीधा सिंपल तरीके से तुमने उसको सॉल्व। देखो बच्चों, इसमें मैंने तुम्हें काफी चैप्टर कवर करवा दिए हैं। मैं बता देता हूं बेटा, जो भी इसमें चैप्टर्स कुछ बचे हुए हैं, उन चैप्टर्स की MCQs की क्लास हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, इसलिए मैंने लास्ट से चालू किए थे इसमें MCQs कराना बेटा। तो इनमें ट्रिग्नोमेट्री से लेके शुरुआत की चैप्टर्स की MCQs की क्लास चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, और जिसमें मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है 10th क्लास 2023-24 के एग्जाम की बेटा। तो वहां जाके उनके MCQs लगा सकते हो। तो तुम्हें MCQs अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।